क्या आपको भी सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण से आने वाले सारे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं? तो आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद आपसे इस टॉपिक से आने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को समझना, और इस टॉपिक को हम समझते जाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे आपका, और शुरू करते हैं इस टॉपिक को समझना। तो यहाँ पर वर्णों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। जैसे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लगने वाले प्राणवायु के आधार पर भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वर तंत्रियों में लगने वाले कंपन के आधार पे वो क्या होता है? तो गले में स्वर यंत्रियां होती हैं, यंत्रिका होती है। उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है, और इस कंपन के आधार पर ही वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या होता है कि सघोष वर्ण, और दूसरा है अघोष वर्ण। सघोष वर्ण, जैसे इसमें स उपसर्ग लगा है, मतलब साथ, मतलब इसमें कंपन होता है। अघोष का अर्थ है जिसमें अ मतलब निगेटिव सेंस देता है, उपसर्ग लगा है। अघोष मतलब इसमें कंपन नहीं होता या न के बराबर होता है। अब सघोष वर्ण, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रिका में कंपन होता है या हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें सारा आपका स्वर आ गया, अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। और व्यंजन में आपका कौन सा आ गया? तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण होगा? तो तीसरा, चौथा और पांचवा। ये याद रखने का ट्रिक है कि इसमें कैसे होगा। 1 मिनट। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसका ट्रिक याद रखेंगे तो 3, 4 और 5। 3, 4 पहले करते हैं। 3 तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो आपका होता है वो सघोष वर्ण कहलाता है। कैसे? तो क वर्ग को लेते हैं, तो क वर्ग में तीसरा क्या आएगा? ग, घ और अड़। तो ये आपका तीनों क्या हो गया? ये आपका सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब हम और इसमें आ जाएगा सारे जो क वर्ग है या ट वर्ग है, च वर्ग है, तो उसके अलावा य, र, ल और व और एक ह, यानी अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है, और ह ऊष्म व्यंजन का एकमात्र वर्ण ह। ये किसके अंतर्गत आता है? ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब आगे है अघोष वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, यानी क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपका अघोष वर्ण कहलाता है। तो यहीं पे एक ट्रिक है, यहीं पे आपका ट्रिक हो गया कि आपका सघोष क्या हो गया? सघोष के अंतर्गत क्या हो गया आपका? कौन सा आया? तो तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और अघोष के अंतर्गत क्या आया? पहला और दूसरा। तो ये आपका ट्रिक है। जैसे हम च छ ज झ का भी ले सकते हैं, ट ठ ड ढ का ले सकते हैं। जैसे ट पहला है, ठ आपका दूसरा है। उसके बाद यहाँ पे सघोष में क्या आ जाएगा? ड, ढ और न।
तो इसी तरह से हम याद रखेंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो हम आगे बहुत सारे प्रश्न करेंगे और उनके माध्यम से करते करते आप पूरी अच्छी तरह से इस चीज को आप समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। तो उच्चारण के समय वायु की मात्रा के आधार पर, मतलब कितने वायु लग रहे हैं, उस मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय या कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ग, ड़, च, ज, य, ट, ड, ण। इसका भी एक ट्रिक है कि अल्प प्राण के अंतर्गत क्या कौन सा आएगा क्रम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क है तो क और ग और ड़, यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का 1 मिनट, प्रत्येक वर्ग का पहला और उसके बाद तीसरा, उसके बाद फिर पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और पहला, ये आपका क्या हो गया अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं कहाँ गया, च, ट, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम इशू है। हाँ, अब है च, ज और य। तो च, ज, य में आप क्या देख पा रहे हैं कि च ये आपका क्या पहला है, ज तीसरा है और यह आपका पांचवा है। तो इसका ट्रिक क्या हुआ कि पहला अल्प प्राण कौन कौन होगा, पहला, उसके बाद तीसरा और पांचवा। ये ट्रिक याद रखिएगा। ये पहला और तीसरा और पांचवें जगह पे आने वाले आपका जो वर्ण है वो आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे य, र, ल भी, यानी अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। अब है महाप्राण। महाप्राण में क्या है, जैसे महाप्राण, तो आपको इसमें शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय या अधिक वायु लगती है वहां पे आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, ख और घ है, छ और झ है, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा आ रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी 24 आप याद रखिएगा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 135 आपका अल्प प्राण के अंतर्गत है और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा है। और इसके अलावा जितने आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो भी आपके महाप्राण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन है यहाँ पे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सारांश है आपके रिवीजन के लिए है। यह स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे वर्ण को दो प्रकार होते हैं। स्वर यंत्रिका में कंपन के आधार पे दो है, एक है सघोष और दूसरा है अघोष। उसके बाद वायु में मात्रा के आधार पे कितनी वायु की आवश्यकता होती है उस आधार पे है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अब आ गया आपका प्रश्न। तो प्रश्न देखने से पहले हम क्या ट्रिक बताए हैं कि अघोष, अघोष के अंतर्गत क्या आएगा आपका, पहला और दूसरा अघोष के अंतर्गत आएगा। और सघोष के अंतर्गत क्या आएगा, ये आपका अघोष के अंतर्गत आया। सघोष के अंतर्गत क्या आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसी आधार पे हम सारे प्रश्न करेंगे और आपको सारे प्रश्न में यही सारी चीज इतनी बार आपको रिपीट किया जाएगा कि आपको सारा चीज याद हो जाएगा और बिल्कुल आप इसे आसानी तरीके से समझ पाएंगे और आप भी सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। तो अभी हम आपके साथ सारे प्रश्न हल करेंगे
और उसके बाद अगर आपको इसमें और अभ्यास चाहिए तो इस वीडियो को बाद में भी इसके आंसर सबसे लास्ट स्लाइड में इससे संबंधित आंसर भी दे दिए गए हैं। तो आप पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद आंसर मिलाकर देखिएगा कि हम कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से सही कर पाएंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष है मतलब इसमें कंपन नहीं हो रहा है। तो कौन सा बताएं? ट्रिक क्या समझे हैं? अघोष। अघोष का मतलब पहला और दूसरा। अघोष का मतलब है पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है? च, ज, झ। च पहला है, ठीक है। ज, च, छ, ज ये तीसरा, ये तो अघोष नहीं होगा। उसके बाद झ ये भी नहीं है, ड ये भी नहीं है। इसमें आपका ये प्रश्न आगे बढ़ गए। हाँ, इसमें आपका कौन सा होगा? ए नंबर। ये नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन सही। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किस वर्ग के सभी वर्ण सघोष होते हैं? तो किस वर्ग के सभी वर्ण सघोष होते हैं? तो यहाँ पे वर्ग के नहीं, इस ऑप्शन में दिया गया है, उसमें से क्या सही है वो आपको लिखना है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा हमने क्या पढ़ा है कि दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है? पहला दूसरा तो अघोष होता है। और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यानी 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 वो क्या है आपका? सघोष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और बाकी भी समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा बिल्कुल भी नहीं होगा। और डी नंबर है प्रत्येक वर्ग का पहला और पांचवा, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अघोष व्यंजन, मूल व्यंजन और ऊष्म व्यंजन मिलाकर यहाँ पे माने जाते हैं? यानी यहाँ पे जो मूल व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन मिलाकर पूछा जा रहा है। तो आप अघोष के अंतर्गत क्या समझे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वो क्या हो जाएगा आपका? अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। और उसमें व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 5 वर्ग आ गया आपका। क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 है तो पांचों का 2 यानी 10 इधर हो गए। और इधर जो ऊष्म व्यंजन है उसमें से ह को छोड़ के सारा आपका क्या हो जाता है? अघोष के अंतर्गत आता है। यानी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। इसलिए टोटल दोनों मिला के कितना हो गया? 13। तो अगर हम समझ के समझेंगे तो ये हम 13 नंबर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि 13 कैसे माना गया। अब है प्रश्न संख्या 4। ह वर्ण को किस श्रेणी में रखा गया है, रखा जाता है? तो ह वर्ण को अभी मैंने बताया कि जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। उसमें से 3 आपका क्या आ गया? अघोष आ गया। उसमें से 3 अघोष है और एक आपका सघोष के अंतर्गत आएगा। तो ह किसके अंतर्गत आया है? तो सघोष के अंतर्गत आया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब निम्नलिखित ध्वनियों में से सघोष ध्वनि चुनिए। तो सघोष ध्वनि का ट्रिक क्या है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा तीसरा आया। क तो हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो थ, थ, त और थ, यानी ये तो दूसरा है। फिर है फ, प, फ, फ भी तो दूसरा आ रहा है। अब है भ, तो प, फ, ब, भ, यानी चौथा आ गया। तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये आपका भ क्या हो गया? सघोष हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब प्रश्न संख्या 6। सभी स्वर अ से लेके अ तक व्याकरणिक दृष्टि से क्या होते हैं?
शुरू में ही आपको बताया गया है कि सभी स्वर व्याकरणिक दृष्टि से सघोष होते हैं। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, अंतस्थ व्यंजन किसके अंतर्गत आएंगे? त श घोष के अंतर्गत आएंगे। अब है 8, प्रश्न संख्या 8, ऊष्म व्यंजनों में से कौन सा एकमात्र वर्ण है जो अघोष नहीं बल्कि सघोष है? तो आप अभी 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 आपने पढ़ा है कि जब बाकी तीनों क्या है, अघोष है, और एक एकमात्र कौन है? वो है ह, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अब अल्प प्राण और महाप्राण दोनों एक साथ आया है। तो सबसे पहले आपको फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि कौन सा महाप्राण होता है, एक ट्रिक के माध्यम से। तो पहले अघोष, अघोष कौन कौन सा हुआ? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपका अघोष हो गया, और सघोष हो गया जो बाकी बच गया, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष हो गया। अब अल्प प्राण कौन सा हुआ? तो अल्प प्राण के लिए क्या ट्रिक बताए थे कि अल्प प्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो बच गया, क्या बच गया? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा महाप्राण आएगा। मतलब इन दूसरा और चौथा वाले वर्ण का उच्चारण करने समय हमें महा मतलब वायु अधिक लगती है। जैसे अगर हम क बोलते हैं कम लगा, ख आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा लगता है, उसके बाद ग फिर कम लगा मतलब अल्प प्राण, फिर घ ज्यादा वायु लग रहा है यानी महाप्राण, फिर अड़ मतलब पांचवा है, फिर आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे और इसी के आधार पे हम ये सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा वर्ण अघोष है और महाप्राण भी है? ठीक है, यानी अघोष मतलब क्या आ गया, पहला और दूसरा नंबर पे। तो पहले चेक करते हैं दूसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे ख है और वो महाप्राण भी होना चाहिए, तो महाप्राण के अंतर्गत ख ही आएगा, क्योंकि घ आ जाएगा। अगर हम घ लिखते हैं, महाप्राण का क्या ट्रिक है कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो यहाँ पे महाप्राण के अंतर्गत दो ऑप्शन आ रहा है, एक ख आ रहा है और एक घ आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि अघोष भी होना चाहिए। अघोष मतलब पहला और दूसरा भी होना चाहिए। यहाँ पर उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ख। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से सघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो सघोष भी होनी चाहिए, अल्प प्राण भी होनी चाहिए। तो सघोष का क्या ट्रिक है कि तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष हो जाएगा। उसके बाद अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आएगा? तो आपका पहला आएगा और तीसरा आएगा और पांचवा आएगा। तो चेक करते हैं इसमें। तो पहला तो आपका अघोष होता है, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 6 भी है तो आपका ये महाप्राण है, द त थ द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द आपका आ जाएगा, जो सघोष भी होगा और अल्प प्राण भी कहलाएगा। अब है प्रश्न संख्या 11, ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ ध्वनि व्याकरण के अनुसार क्या कहलाएगा? तो आपको पहले से ही पता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट वर्ग का चौथा, तो चौथा वर्ण में क्या आ जाएगा? वो सघोष भी कहलाएगा, है ना। तो सघोष और अल्प प्राण, ये ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ना, ट वर्ग का चौथा वर्ण मतलब चौथा आ जाएगा ढ, लेकिन सघोष का क्या 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 ट्रिक है कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो सघोष हो गया और अल्प प्राण भी हो गया, वो हो गया ढ। यहाँ पर अल्प प्राण भी कहा गया, तो ट काउंट करते, ट, ठ, ड और ढ। तो यहाँ पे ढ कहा जा रहा है, तो ढ आपका चौथा है, तो चौथा आपका अल्प प्राण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सघोष और महाप्राण है। ठीक है,
सघोष और महाप्राण। इसी तरह से एकदम ध्यान लगा के करना है, नहीं तो हल्का भी आप इधर उधर गए बस पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 12, प वर्ग का म वर्ण घोषत्व के आधार पे किस श्रेणी में आएगा? तो म, प, फ, ब, भ, म यानी पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण यानी सघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 13, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो कंपन पैदा होता है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, बस कंपन हो रहा है। तो कंपन घोष अघोष दोनों में होता है, कम उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, तो कंपन पैदा किस में होता है? घोष में होता है, यानी घोष और सघोष में ही होता है, दोनों एक ही है। तो प्रश्न संख्या ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 14, श वर्ण घोषत्व के आधार पे क्या कहलाता? तो जितने भी उसमें व्यंजन हैं सिर्फ ह को छोड़ के बाकी आपका क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। ठीक है। अब इसमें है अल्प प्राण तो होगा नहीं, क्योंकि जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है वो किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इन सारे तथ्यों को ध्यान रखते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा अघोष ध्वनियों का है? अघोष यानी कौन सा ट्रिक है? 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या हो जाता है? सघोष कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? प्रश्न क्या है? अघोष ध्वनिया। अघोष ध्वनिया मतलब इसके अलावा जो बच गया पहला और दूसरा। ठीक है। अघोष मतलब पहला और दूसरा। चेक करते हैं तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में आ रहा है? तो त और थ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघोष वर्ण है? सघोष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा ऊपर लिखा हुआ है। तो तीसरा नंबर पे कौन आ रहा है? तो ट भी पहला है, ठ दूसरा है, ट ठ ड, ड तीसरा नंबर पे आ रहा है, यानी ड आपका क्या हो गया? सघोष हो गया। अब आ गया प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? तो पंचमाक्षर क्या होगा? सबसे पहले ये सघोष के अंतर्गत आएगा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण के अंतर्गत आ गया। अब और क्या चेक करना है कि अल्प प्राण होगा कि महाप्राण हो गया? तो आप जानते हैं महाप्राण कौन कौन सा होता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो यहाँ पे पांचवा है, यानी ये अल्प प्राण है, तो सघोष और अल्प प्राण है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18, छ ध्वनि का चरित्र कैसा है, यानी छ ध्वनि कौन सा है? तो पहले हम ये चेक करते हैं छ कितने नंबर पे आता है। तो छ दूसरे नंबर पे आया। तो सबसे पहले जो दूसरे नंबर पे आया वो क्या हो गया? महाप्राण हो गया। महाप्राण जानते हैं कि महाप्राण कौन कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो छ हो गया आपका महाप्राण। अब एक चेक करते हैं सघोष है कि अघोष है। तो अघोष कौन सा होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। ठीक है। तो ये दूसरा है, यानी अघोष और महाप्राण है। उसके साथ एक और जुड़ा है, तालव्य। इसके लिए तालव्य मतलब किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगी। लेकिन अभी हम संक्षेप रूप में समझते हैं कि जो आपका क वर्ग है, यानी क ख ग घ ड़, क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण आपका तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और प वर्ग का उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है। अब है प्रश्न संख्या 19, ब ध्वनि के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। अब ब, प फ ब, ब आप खुद भी उच्चारण करके देख सकते हैं। ब यानी प वर्ग के अंतर्गत है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब क्या चेक करना है, किस नंबर पे ब आ रहा है? तो प फ ब यानी तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर किस में जाएगा? सघोष के अंतर्गत जाएगा। और किस में जाएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है प्रश्न संख्या 20, घ वर्ण के विषय में सत्य कथन क्या है? अब चेक करते हैं। घ
किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो क, ख, ग, घ, घ। अभी आपको क्या बताया गया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो सबसे पहले ये तो कंठ हो गया। अब क्या चेक करना है कि अघोष है कि सघोष है? तो अघोष पहला और दूसरा होता है अघोष। तो अघोष तो ये पहला, दूसरा तो ये हुआ नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आगे चेक करते हैं कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण? तो ये तो महाप्राण है क्योंकि दूसरे और चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में सारे तथ्य मिल रहे हैं कि यह कंठ से उच्चारण हो रहा है, ये सघोष भी है और ये महाप्राण भी है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्ण सघोष होते हैं। अब सभी व्यंजन सघोष कैसे होते हैं? आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो रहा था, तो ये तो गलत हो गया कथन। अब दूसरा पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं करता है। बिल्कुल सही है, नहीं उत्पन्न करता है, यही इसलिए तो इसे अघोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका सही है। प्रश्न संख्या 22, सघोष और अघोष के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, पढ़ते हैं। कथन 1 है, सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष ध्वनियां हैं। बिल्कुल सही है, सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष ध्वनियां हैं। अब है कथन नंबर 2, सभी ऊष्म व्यंजन अघोष ध्वनियां हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ह है, ह क्या कहलाता है आपका? सघोष के अंतर्गत आता है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर, कथन A1 सत्य है लेकिन कथन 2 आपका असत्य है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब कौन सा इसमें से तथ्य सही है। कथन ए है, क, च, ट, त, प सभी अघोष और अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो अघोष होने का क्या कंडीशन है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो सारा इसमें दिख रहा है, सारे क्या है? पहला ही वर्ग का दिख रहा है, पहले ही स्थान पे आते हैं। अब है अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत भी आता है कि पहला और तीसरा और पांचवा, तो पहला भी आ गया इसके अंतर्गत, यानी बिल्कुल ये कथन सही है। अब है आगे कारण क्या है? ये सभी अपने वर्ग के प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ग अघोष और अल्प प्राण दोनों होते हैं, यानी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो घोषत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। बिल्कुल सही है। हिंदी के सभी स्वर वर्ण घोष ध्वनियां माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब है सी नंबर, प्रत्येक स्पर्श वर्ग का मतलब स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण अघोष होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि तीसरा वर्ण क्या होता है? सघोष के अंतर्गत आता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी है, ह ध्वनि उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, इसलिए किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब आगे प्रश्न संख्या 25, अब आपको यहाँ पे मिलान करना है कि अघोष और अल्प प्राण कौन है, सघोष महाप्राण कौन है, सघोष अल्प प्राण कौन है और अघोष महाप्राण कौन है। चेक करते बारी बारी कि अघोष और अल्प प्राण, अघोष के लिए पहला होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का वर्ण। तो अघोष पहला नंबर पे कौन सा? च। पहले हम धीरे धीरे मिलाते हैं, तो किसमें मिल रहा है? 1 का क्यू 2 ऑप्शन में है, एक ए में है और एक सी में है, ठीक है। अब हम आगे लेके चलते हैं। अब दूसरा सघोष और महाप्राण। सघोष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। महाप्राण के लिए चौथा होना चाहिए, यानी चौथे पर कौन आ रहा है आपका? घ यानी पी, तो हम सेकंड ऑप्शन पी मिलाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला ऑप्शन सी तो ऐसा ही कट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर भी हम आगे सारे का हम देखते हैं। अब है सघोष अल्प प्राण। सघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत कौन आएगा? आपका ग आ जाएगा, ठीक है।
और अघोष और महाप्राण, अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आपका श आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ये ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन अघोष होता है और महाप्राण होता है। तो इस तरह से आपने देखा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है प्रश्न संख्या 26। घोषत्व के नियमों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कथन? अस्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ण नासिक्य हमेशा सघोष होते हैं। ठीक है, यानी सघोष होते, ये सही है, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा तो आपका पंचमाक्षर के अंतर्गत आता ही है, तो बिल्कुल सघोष होते हैं। अब उष्म वर्ण तालव्य, मूर्धन्य श और दंत स के उच्चारण में वायु रगड़ खाकर निकलती है, इसलिए नाद उत्पन्न नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अब है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घोष और प्रणत्व के संबंध को सही ढंग से परिभाषित करता है? ठीक है, अब ये है, पढ़ते हैं। जो वर्ण अल्प प्राण होते हैं वे अनिवार्य रूप से अघोष भी होते हैं, यानी अल्प प्राण होते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि अल्प प्राण के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, जिसमें कम मात्रा में वायु निकलती है, जैसे किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा। लेकिन अघोष के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया कि जो वर्ण अल्प प्राण होते हैं वो अनिवार्य रूप से अघोष होंगे। अब है प्रश्न संख्या बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण हमेशा सघोष और महाप्राण होते हैं। तो दूसरा तो महाप्राण होता है, लेकिन सघोष तो नहीं होता है। सघोष तो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब सी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण सघोष और अल्पप्राण दोनों विशेषताओं को रखता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। डी भी देखते हैं, य और र अघोष महाप्राण ध्वनियां, बिल्कुल गलत, क्योंकि य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन आपको किसके अंतर्गत आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब है प्रश्न संख्या 28। कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अब री एक स्वर है, अतः यह सघोष ध्वनि है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी स्वर हैं वो सघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब एक कथन नंबर 2, ड और ढ उक्षिप्त व्यंजन है। आपके लिए यहाँ भी एक जानने के लिए तथ्य है, और सघोष श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ड चेक करते हैं ना, ड किस में आएगा? ट, ठ, ड। ड तो आपका आ गया, सघोष ध्वनियां तो हो गया, लेकिन अब हम ढ का चेक करते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ढ आपका आ गया चौथा। तो चौथा नंबर मतलब यहाँ पे सघोष के श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पे तो आएंगे। यहाँ पे ये तो ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन 2 आपका गलत है। ट, ठ, ड, ठीक है। ढ किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका? चौथा नंबर है, तो 3, 4, 5 आपका सघोष के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब है प्रश्न संख्या 29। वर्ग के आधार पे असत्य कथन पहचानिए कि कौन सा कथन इसमें गलत है। च वर्ग के प्रथम 2 वर्ण अघोष होते हैं। च वर्ग के प्रथम, ये तो सही है, पहला दूसरा आपका अघोष होता है। बी है ऑप्शन, त वर्ग के अंतिम 3 वर्ण सघोष होते हैं, ये भी आपका सही है। अब है सी नंबर, प वर्ग का फ वर्ण सघोष महाप्राण है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फ जो है दूसरे नंबर पे आता है, महाप्राण तो है लेकिन आपका सघोष नहीं, क्या है वो, अघोष है। क वर्ग का अड़ वर्ण सघोष अल्प प्राण है, ये ऑप्शन सही है, इसलिए आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। अब है प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30 के अंतर्गत क्या आएगा, स्थापना है तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स ध्वनि के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, गुंज नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा।
अब है तर्क क्या है कि तीनों ध्वनियां हिंदी व्याकरण में अघोष व्यंजनों की श्रेणी में परिगणित किए जाते हैं, मतलब इसके अंतर्गत गिने जाते हैं। ये भी ऑप्शन सही है, यानी क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तार्किक व्याख्या करता है। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न देखे और लास्ट में आपका अभ्यास के लिए सारा यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी इसी तरह के व्याकरण के टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इसके इसके बाद भी आपके लिए और भी इसके आगे भी आपके लिए वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ला सकते थे, लेकिन चलिए इसी वीडियो में हम इसको कवर भी करते हैं। मैं सोच रही थी इसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में डाला जाए, लेकिन चलिए हम इसी वीडियो में लगे हाथ इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसमें इसमें प्रश्न क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो हम इतने दोनों को मिला के पढ़ लिए तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण आपने क्या पढ़ा, फिर से रिवीजन कराते हैं। अल्प प्राण कौन सा हो सकता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा। सबसे पहले पहला चेक करते हैं, तो पहला किस ऑप्शन में है, पहला आपका बी ऑप्शन में है, यानी 6 आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2, किस वर्ग के सभी वर्ण महाप्राण होते हैं, यानी दूसरा और चौथा। आप जान चुके हैं आप, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्रणत्व के आधार पर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें सारे ऑप्शन में बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे, टिक मार्क नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अभी मैं मौखिक रूप से आपको सारा ऑप्शन बता रही हूँ। आपका क्या काम है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, आंसर की लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट स्लाइड में, तो आप बाद में इसे मैच करेंगे, मिलाएंगे। पहले आप आंसर लिखेंगे, फिर लास्ट में आंसर की के साथ आप मैच करके अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपको कितनी बातें इसमें समझ आई हैं, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों मतलब तालव्य, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, ये सारा आपका महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। टिक नहीं लगा रहे क्योंकि आपको दोबारा इस चीज को करके देखना है और ये सारी बातें मैंने अभी पहले सारे प्रश्नों में बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित ध्वनियों में से महाप्राण ध्वनि चुनिए। महाप्राण ध्वनि कौन सा होगा, दूसरा और चौथा, है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा चेक करते हैं, दूसरा और चौथा कौन सा है। क तो दूसरा है नहीं, पहला ही है। ग आपका तीसरा है, घ आपका चौथा है। देखिए यहाँ पे घ नंबर आ गया, यानी घ आपका सही है, महाप्राण है। अब प्रश्न संख्या 6, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर प्रणत्व की दृष्टि से क्या माने जाते हैं। तो आप जानते हैं जितने भी आपके स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 7, ट वर्ग का ण वर्ण प्रणत्व के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आएंगे। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है और न आपका पंचमाक्षर कहलाता है, यानी पांचवा वर्ण कहलाता है, इसीलिए ये क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। अघोष महाप्राण है मतलब वो अघोष भी है, यानी अघोष के लिए क्या चाहिए, तो पहला और दूसरा चाहिए। महाप्राण के अंतर्गत क्या चाहिए, दूसरा और चौथा चाहिए, यानी हमें कॉमन क्या देखना है, तो कॉमन देखना है दूसरा वाला। दूसरा वर्ण क्या कौन सा आएगा, दूसरा वर्ण ग तो तीसरे नंबर पे आएगा, ज, च, छ, ज तीसरे नंबर पे है, ठ यानी ठ आपका आ गया दूसरे नंबर पे है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है। यानी सघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, यानी तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। तीसरा नंबर पे कौन है, ग नंबर। प्रश्न संख्या 10, क वर्ग का दूसरा वर्ण ख ध्वनि व्याकरण के अनुसार क्या कहलाता है।
तो दूसरा वाला आप जानते हैं क्या कहलाता है, दूसरा वाला अघोष कहलाएगा और महाप्राण कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अघोष के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। अब है प्रश्न संख्या 11, छ ध्वनि का ब्रय प्रयत्न के अनुसार प्रयत्न के आधार पर सही वर्गीकरण क्या है। अब छ आप जानते हैं दूसरा है, दूसरा नंबर तो महाप्राण में आएगा, और किस में आएगा, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है प्रश्न संख्या 12, प वर्ग का फ वर्ण प्राणत्व के आधार पर किस श्रेणी में आता है। तो प्राणत्व के आधार पर किस श्रेणी में आएगा, फ दूसरा है यानी महाप्राण है। प्रश्न संख्या 13, जिन ध्वनि के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती उसे क्या कहा जाता है, उसे अल्पप्राण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 14 है प्रश्न संख्या, ह वर्ण प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर क्रमशः क्या कहलाएगा। तो ह आप जानते हैं ह जो है आपका महाप्राण के अंतर्गत आएगा और सघोष के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा अल्प प्राण ध्वनियों का है। अल्प प्राण मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा नहीं, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला त है, उसके बाद तीसरा किस में आ रहा है, त थ द, ऑप्शन नंबर सी, त और द। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। महाप्राण मतलब दूसरा वाला और चौथा वाला। दूसरा वाला कौन सा आ रहा है, ट, ठ और ड, ढ। तो ठ तो है नहीं, यहाँ पे ढ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, प्रत्येक स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब क, च, ट, त, प क्या कहलाता है। प्रथम वर्ण क्या कहलाता है आपका, अघोष कहलाता है और अल्प प्राण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, ध ध्वनि का चरित्र कैसा है। ध, त, थ, द, ध, यानी चौथे नंबर पे है, यानी महाप्राण है। और क्या है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत से उच्चारण होता है। और क्या हो सकता है, ये त, थ, द तीसरे नंबर पे है, यानी सघोष हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब है प्रश्न संख्या 19, ज ध्वनि के संदर्भ में सही युग्म चुनिए। ज ध्वनि तो च, छ, ज तीसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य हो है। तो च वर्ग हो गया, सबसे पहले तालव्य हो गया। अब तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है तो आपका सघोष होगा, और क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, झ वर्ग के विषय में सत्य कथन क्या है। झ तो च, छ, ज, झ, यानी चौथे नंबर पे आ रहा है। चौथे नंबर पे आने वाला महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो ये चौथा वर्ण है और किसके अंतर्गत आएगा, सघोष के अंतर्गत आएगा और महाप्राण के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि कहलाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है। सही है, और सभी अंतस्थ व्यंजन जो है महाप्राण होते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है, क्योंकि सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, यानी आपका कथन केवल एक सही है। प्रश्न संख्या 22, अल्प प्राण और महाप्राण के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1 है, हिंदी वर्णमाला के सभी 11 स्वर अल्प प्राण ध्वनि है। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है कि स्पर्श व्यंजनों के सभी पंचमाक्षर महाप्राण होते हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं महाप्राण के लिए क्या है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, इसीलिए ये तो 5वें स्थान पे है, इसलिए ये गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सत्य है, परंतु 2 जो है असत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अब प्रश्न संख्या 23, ख, छ, ठ, थ, फ सभी अघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण के लिए क्या है कंडीशन, कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो चेक करते हैं इसमें, ख दूसरा है, ठीक है, च, छ ये भी दूसरा है, ठ, ट, ठ ये भी दूसरा है, थ, त, थ ये भी दूसरा है, प, फ ये भी दूसरा है, यानी अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि है। बिल्कुल सही है। ये सभी अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं, और द्वितीय वर्ण हमेशा अघोष और महाप्राण होते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है।
अब ये प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? अब हम चेक करते हैं बारी बारी। वायु प्रक्षेप या श्वास की मात्रा के आधार पे व्यंजनों को दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। ये तो बिल्कुल सही है। बी नंबर है उष्म व्यंजनों, मतलब तालव्य मूर्धन्य श, दंत स, ह के उच्चारण में अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है, तो यह महाप्राण है। बिल्कुल सही है। सी, प्रत्येक स्पर्श वर्ग का चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अब है डी ऑप्शन, य र ल ब के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, तो ये अल्प प्राण है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी आपका कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य ऑप्शन नंबर सी है। अब है प्रश्न संख्या 25, यहाँ पे मिलान करना है। चलिए शुरू करते हैं। अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। अघोष मतलब पहला होना चाहिए, और अल्प प्राण मतलब ये भी पहला आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब क्यू, 1 का क्यू। दो ऑप्शन में आ रहा है, ए और सी में आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं आगे। सघोष और महाप्राण होना चाहिए। सघोष मतलब महाप्राण के लिए यानी चौथा, चौथा वर्ग पे कौन आएगा? घ, यानी 2 का घ होगा। अब है सघोष और अल्प प्राण भी होना चाहिए, मतलब सघोष भी होना चाहिए, मतलब तीसरा, चौथा, चौथा नहीं होगा, तीसरा और पांचवा। तीसरा और पांचवा के अंतर्गत कौन सा आएगा? सघोष तीसरा, तीसरा ग आ रहा है, मतलब 3 का एस होगा। अघोष और महाप्राण होना चाहिए। अघोष के अंतर्गत आपका कौन सा आएगा? ख नंबर आएगा, मतलब दूसरा नंबर आएगा। महाप्राण के अंतर्गत के लिए प्रत्येक वर्ग का आप जानते हैं दूसरा और चौथा, यानी दूसरा वर्ण, तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा वर्ण छ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आगे प्रश्न है, प्राणत्व के नियमों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन ड़ अल्प प्राण है तथा ढ महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो उक्षिप्त व्यंजन अड़ मतलब ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर हमेशा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, और ढ, ढ जो है महाप्राण ध्वनि है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ढ किस नंबर पे आ रहा है? आपका चौथे नंबर पे आ रहा है। जो चौथे नंबर पे आता है वो क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। दूसरा कथन है, वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा संतुलित या कम रहती है। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपका सही है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घोषत्व और प्राणत्व के आधार संबंध को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण हमेशा सघोष और महाप्राण कहलाता है। ठीक है, इसे समझते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण महाप्राण तो कहलाता है, लेकिन सघोष नहीं कहलाता। ये क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन समझते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण सघोष और अल्प प्राण दोनों विशेषताओं को एक साथ रखता है। तीसरा वर्ण मतलब सघोष आएगा, बिल्कुल। सघोष के अंतर्गत क्या क्या आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा बिल्कुल सही है, सघोष के अंतर्गत आएगा। और ये अल्प प्राण भी है, क्योंकि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी है, जो वर्ण महाप्राण होते हैं वे कभी भी सघोष नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सघोष होते हैं, यानी सघोष नहीं होते जो महाप्राण होते हैं, यानी आपका चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। जैसे आप घ क वर्ग को ही ले लीजिए, क, ख, ग, घ। तो घ तो आपका महाप्राण होता है, लेकिन ये आपका सघोष भी होता है, यानी सी ये गलत हो गया। अब है अंतस्थ व्यंजन सघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये बिल्कुल सघोष है, लेकिन ये महाप्राण ध्वनियां नहीं है। इसीलिए आपका कौन सा सही ढंग से परिभाषित कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब है प्रश्न संख्या 28, कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन नंबर 1 है, अनुस्वार को अल्प प्राण और विसर्ग को महाप्राण श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब स्पर्श वर्ग के सभी द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन वर्णों में महाप्राण का गुण होता है। मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका किस में आ जाएगा?
ह जो ह को ह भी आपका ये सही हो जाएगा। ह जो आता है वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा, लेकिन अनुस्वार तो नहीं आएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। यानी 28 का प्रश्न संख्या बी है। ए असत्य, लेकिन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप एक बार और चेक कर लेंगे। इसका प्रश्न संख्या 28 का है। कहाँ गया? सी, मतलब यहाँ पे दोनों हो जाएगा। एक अनुस्वार का अल्प प्राण है, ये सॉरी यहाँ पे ठीक लिखा गया है। अनुस्वार तो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, विसर्ग जो ह ध्वनि है वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने देखा कि ये आपका उच्च व्यंजन के अंतर्गत है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे थोड़ा बहुत के लिए कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। कथन ए और कथन 2 आपका दोनों सही है। अब है प्रश्न संख्या 29, वर्ग के आधार पर असत्य कथन की पहचान करें, मतलब कौन सा कथन आपका गलत है। तो क वर्ग का ख और घ महाप्राण है, बिल्कुल सही है। च वर्ग का च, ज और ये अल्पप्राण बिल्कुल सही है। त वर्ग का थ सघोष महाप्राण है, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि थ आपका क्या है, आपका अघोष है। डी है प वर्ग का ब आपका सघोष और अल्प प्राण है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प फ ब, ब अघोष है और अल्प प्राण बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब प्रश्न संख्या 30, यहाँ पे आपका असर्शन रीजन दोनों लिखा हुआ है। तालाबे स, दंत श और ये और मूर्धन्य श और ह ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा बाहर खींचती है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। ये चारों वर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महाप्राण व्यंजनों के समूह में आते हैं, तो ये दोनों सही है। ए और आर, ए मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही तार्किक व्याख्या है। यहाँ पे आपका सारा आंसर की है। इस तरह से आप देख पाए कि आप ये प्रश्नों के माध्यम से सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर